हेलो विद्यार्थी, कैसे हो? वेलकम। आपका पाठ नंबर 4 प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह, जिसकी पिछली क्लास में मैंने आपके लिए प्रतिरक्षी जो थे प्रतिरक्षियों के प्रकारों के बारे में आपको बताया था कि जो प्रतिरक्षी जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं और उन 5 प्रकार जो थे उनके कार्यों के बारे में आपको विस्तार से समझाया। अगला टॉपिक है प्रिय छात्र छात्राओं, इसमें ध्यान देना, रक्त। कौन सा है? रक्त। तो ध्यान देना, समझना रक्त। तो देखिए प्रश्न बनता है कि रक्त क्या है। प्रश्न बनता है रक्त क्या है, रुधिर के कार्य लिखिए। ये प्रश्न बनता है रक्त क्या है, रुधिर के कार्य लिखिए। तो देखिए प्रिय छात्र छात्राओं, पहले मैं इसको आपको सामान्य जानकारी इसके बारे में बता रहा हूँ, फिर आपको इसका प्रश्न लिखाऊंगा। तो देखिए रक्त क्या होता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। ध्यान देना, रक्त क्या है, इसके कार्य लिखिए। ये प्रश्न बनता है। तो ध्यान देना, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। ध्यान देना, रक्त क्या है, प्रश्न बनता है रक्त क्या है, इसके कार्य लिखिए और उत्तर लिख के एंड डालना रक्त। तो देखिए रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। मैंने आपको बताया था कि हमारा शरीर जो होता है यानी करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। यानी हमारा जो शरीर होता है ये करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। और मैंने आपको पिछली क्लासों में ये बात भी बताई थी कि शरीर की संरचनात्मक एवं जो क्रियात्मक इकाई होती है वो क्या कहलाती है? कोशिका। यानी सजीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। और साथ में ये बताया कि कोशिका की जो खोज थी ये रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 में। लेकिन ये कोशिका कैसी थी? मृत थी। जीवित कोशिका की खोज 1674 में लुवेन हॉक नामक वैज्ञानिक ने की। साथ ही मैंने आपको बताया था कि जब कोशिकाएं होती हैं कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? ऊतक। ऊतक मिलके क्या बनाते हैं? अंग। और अंग मिलके क्या बनाते हैं? तंत्र। क्या बनाते हैं? तंत्र। तो देखिए आपको मैंने बताया था कि हमारे शरीर में जो ऊतक होते हैं 4 प्रकार के पाए जाते हैं। कितने प्रकार के होते हैं मानव शरीर में ऊतक? 4 प्रकार के। नंबर 1 मैंने बताया था आपके लिए उपकला ऊतक। कौन सा बताया था आपके लिए? उपकला ऊतक। ध्यान देना, नंबर 1 बताया था आपके लिए उपकला ऊतक। नंबर 2 होता है संयोजी ऊतक। नंबर 3 होता है पेशी ऊतक और नंबर 4 होता है तंत्रिका ऊतक। कौन सा होता है? तंत्रिका ऊतक। तो ध्यान देना प्रिय छात्र एवं छात्राओं, उपकला ऊतक जो होता है ये त्वचा का निर्माण करता है। यानी उपकला जो ऊतक जो होता है ये त्वचा का निर्माण करता है। और रक्त का निर्माण, जो बात आ रही है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त कैसा है? तरल संयोजी ऊतक है। तो रुधिर का जो निर्माण करता है वो कौन करता है? वो संयोजी ऊतक करता है। और तंत्र का ऊतक तंत्र का निर्माण करता है। और जो पेशी ऊतक है ये मांसपेशियों का निर्माण करता है। आई बात समझ में? इसके अलावा जो पादप होते हैं, पादपों में 2 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। एक ऊतक होता है अपना जाइलम और एक होता है फ्लोएम। यानी जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो होता है ये जल और खनिज लवण का क्या करता है? परिवहन करता है। जबकि फ्लोएम होता है ये पत्तियों के द्वारा बनाया गया जो भोजन होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो भोजन बनता है, पत्तियों के द्वारा जो भोजन बनाया जाता है उसको शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। तो पादपों में 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जबकि जंतुओं में 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। प्रश्न चल रहा है आपका रक्त क्या है। तो मैंने शुरुआत की है कि रक्त जो होता है एक तरल संयोजी ऊतक है। तो लिख लेना इस पॉइंट को कि रक्त कैसा है? तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है क्योंकि रुधिर जो होता है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। तो रुधिर का जो निर्माण होता है वो किससे हो रहा है? संयोजी ऊतक से हो रहा है। किस ऊतक से हो रहा है? संयोजी ऊतक से हो रहा है। तो वही बात मैंने आपको लिख बताई है कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। आई बात समझ में? तरल मतलब रक्त जो होता है कैसा होता है? यानी रक्त जो होता है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। यानी हमारे शरीर में रक्त जो होता है एक स्थान दूसरे स्थान पर बहता है। तो कौन सी अवस्था होती है? द्रव। द्रव मतलब तरल अवस्था में होता है। आई बात समझ में? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो कैसा होता है? चिपचिपा। कैसा होता है? जो कैसा होता है? गाढ़ा, चिपचिपा व लाल रंग का होता है। तो नोट करना, जो कैसा होता है? जो गाढ़ा चिपचिपा। कैसा होता है? चिपचिपा एवं लाल रंग का होता है। चिपचिपा एवं लाल रंग का होता है। कैसे रंग का होता है? लाल रंग का होता है। आई बात समझ में?
अब प्रिय छात्र छात्राओं ध्यान देना कि रक्त जो होता है गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है एवं लाल रंग का होता है। अब एक प्रश्न बन जाता है, आपके सिलेबस में तो इस पाठ में नहीं बताया गया है, फिर भी ध्यान रखना कि रुधिर जो होता है वो लाल रंग का होता है। अब लाल रंग का क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो रुधिर है, हमारा रुधिर जो होता है, हमारे रुधिर में हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, जिसको हम HB वर्णक कह देते हैं। क्या कह देते हैं? HB। ध्यान देना, HB वर्णक कह देते हैं, यानी हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। और HB वर्णक की वजह से हमारे रुधिर का रंग कैसा होता है? लाल होता है। आई बात समझ में? जैसे पत्तियां होती हैं, पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं, पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा होता है। क्यों होता है? क्योंकि पत्तियों में पर्णहरित पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पर्णहरित। तो जो पत्तियां होती हैं उनका रंग कैसा होता है? हरा होता है, क्योंकि इनमें पर्णहरित पाया जाता है। हमारे रुधिर का रंग कैसा होता है? लाल होता है, क्योंकि हमारे रुधिर में हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है। इसी प्रकार जो गाजर होती है, गाजर का रंग कैसा होता है? लाल होता है, क्योंकि इसमें कैरोटीन नामक वर्णक पाया जाता है। हल्दी है, हल्दी का रंग कैसा होता है? पीला होता है, क्योंकि उसमें करक्यूमिन नामक वर्णक पाया जाता है। करक्यूमिन, आई बात, करक्यूमिन नामक वर्णक पाया जाता है। इसके अलावा जो कैसे होते हैं? पीले होते हैं। किसी आपने देखा कुछ, यानी कैसे आते हैं? पीले फूल आते हैं किसी पादप पर, तो उनमें क्या पाया जा रहा है? ज़ैंथोफिल नामक वर्णक पाया जा रहा है। कौन सा पाया जा रहा है? ज़ैंथोफिल। आई बात समझ में? तो वही बात है कि रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो गाढ़ा, चिपचिपा एवं लाल रंग का होता है। और लाल रंग का क्यों होता है? हीमोग्लोबिन नामक वर्णक की वजह से। आई बात समझ में? तो ध्यान देना, चलते हैं। और साथ ही मैं आपको बता देता हूं कि वयस्क व्यक्ति जो होता है, यानी वयस्क यानी स्वस्थ व्यक्ति, यानी 18 वर्ष से ऊपर का जो व्यक्ति होता है वो वयस्क व्यक्ति में सम्मिलित किया जाता है। तो जो वयस्क व्यक्ति होता है उसमें लगभग 5 लीटर रुधिर पाया जाता है, लगभग 5 लीटर। आई बात समझ में? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, नंबर 1 बात। दूसरा क्या है कि ये गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है और लाल रंग का होता है। अब लाल रंग का क्यों होता है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है। आगे चलते हैं। रक्त जो होता है, ठीक है ना, रक्त जो होता है, ठीक है ना, ये रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। यानी क्या होता है? रक्त जो होता है, रक्त वाहिनियों में, ध्यान देना, रक्त जो होता है रक्त वाहिनियों में, तथा रक्त वाहिनियों में क्या होता है? प्रवाहित होता है। रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। पाठ नंबर 1 में भी जब मैं आपको रक्त दाब के बारे में बता रहा था, ब्लड प्रेशर के बारे में समझाया था, बीपी के बारे में बताया था, और उसके निम्न रक्तचाप और उच्च रक्तचाप के बारे में आपको समझाया था, तो उस समय भी मैंने आपको बताया था कि रक्त जो होता है वाहिनियों में प्रवाहित होता है या वाहिनियों में प्रवाहित होता रहता है। तो जो वाहिनियाँ होती हैं, यानी रुधिर वाहिनियाँ होती हैं, वो 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। नंबर 1 होती है धमनी और नंबर दूसरी होती है सिरा। नंबर 1 कौन सी होती हैं? धमनी, और नंबर दूसरी होती है सिरा। जो धमनी होती हैं वो किसके लिए होती हैं? शुद्ध के लिए। किसके लिए होती हैं? शुद्ध के लिए। क्योंकि हमारा हृदय जो है, जिसको हम पंपिंग स्टेशन कहते हैं, यानी हृदय जो होता है हमारे शरीर का कंट्रोलर होता है, रुधिर को शुद्ध करने का क्या करता है? कार्य करता है, जिसको हम पंपिंग स्टेशन के नाम से जानते हैं। और आपको ये भी बताया गया था कि ये स्वस्थ व्यक्ति जो होता है उसका हृदय 1 मिनट में लगभग 72 बार क्या होता है? धड़कता है। तो हमारे हृदय से शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का जो कार्य करती हैं वो कौन होती हैं? धमनी। कौन होती हैं? धमनी। आई बात समझ? नंबर 1 बात ध्यान रखना। तो शुद्ध के लिए कौन होती है? धमनी, और अशुद्ध के लिए होती हैं सिराएं। यानी अशुद्ध रुधिर के प्रवाह के लिए क्या होती हैं? सिराएं, जिनको आम भाषा में हम नस के नाम से जानते हैं, यानी नस। आई बात समझ में? जबकि जो धमनी होती हैं वो शुद्ध रुधिर के लिए होती हैं। किसके लिए होती हैं? शुद्ध रुधिर के लिए। तो हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक जो शुद्ध रुधिर को ले जाती हैं वो तो होती हैं धमनी, और शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रुधिर को शुद्ध होने के लिए हृदय तक जो लाती हैं उन वाहिनियों को हम बोलते हैं सिराएं। क्या बोलते हैं? सिराएं या नस। आई बात समझ में? तो रक्त जो होता है वो वाहिनियों में क्या होता है? प्रवाहित होता रहता है। यानी वाहिनियाँ 2 प्रकार की होती हैं, धमनी और सिरा। और जो धमनी जो होती हैं वो किसके लिए होती हैं? धमनी जो होती हैं वो शुद्ध के लिए होती हैं, और सिराएं किसके लिए होती हैं? अशुद्ध के लिए। आई बात समझ में? आगे चलते हैं। आगे बता रहा है कि यह प्लाज्मा,
किससे? प्लाज्मा से। और प्लाज्मा जो होता है ये निर्जीव तरल माध्यम है। कैसा है? निर्जीव तरल माध्यम है। ध्यान रखना। तो यह प्लाज्मा यानी रक्त जो होता है, रक्त का संगठन दो प्रकार से मिलकर बना होता है, एक तो प्लाज्मा से और एक रक्त कणिकाएं जो होती है ना उससे। तो जो प्लाज्मा होता है ना, प्लाज्मा ये निर्जीव तरल माध्यम है। कैसा है? निर्जीव तरल माध्यम। तो फिर ये छात्र एवं छात्राओं इसको नोट कर लेना, कोष्टक में लिख लेना। निर्जीव यानी कैसे होते हैं? निर्जीव तरल माध्यम। कैसा है? निर्जीव तरल माध्यम है कौन? प्लाज्मा। आई बात समझ में? निर्जीव तरल माध्यम। गौर देना कि यह प्लाज्मा, और प्लाज्मा कैसा होता है? निर्जीव तरल माध्यम होता है। कैसा होता है? निर्जीव तरल माध्यम। आई बात समझ में? तो लिखना, पॉइंट को नोट करना। प्रश्न चल रहा है रक्त क्या है और रुधिर के रक्त क्या है, इसके कार्य लिखिए। या प्रश्न ये भी आ सकता है कि रुधिर क्या है, रुधिर के कार्य लिखिए। तो उत्तर लिख के एंड डाल के रक्त, और रक्त में मैंने आपको बताया रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो गाढ़ा चिपचिपा एवं लाल रंग का होता है और ये रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। यह प्लाज्मा, क्वेश्चन लिख लेना, निर्जीव तरल माध्यम। क्या लिख लेंगे? निर्जीव तरल माध्यम। तथा रक्त कणिकाओं से मिलकर बना होता है। तथा रक्त कणिकाओं से, और रक्त कणिकाएं जो होती हैं ना, रक्त कणिकाओं से, और रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो कैसा माध्यम है अपना? जीवित। कैसा है? कैसी हैं? जीवित कोशिकाएं। कैसी कोशिकाएं होती हैं? जीवित होती हैं। आई बात समझ? जीवित कोशिकाएं, ठीक है ना, या जीवित माध्यम भी लिख सकते हैं। तो जीवित कोशिकाओं, जीवित कोशिकाओं। तो यह प्लाज्मा तथा रक्त कणिकाओं से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? रक्त कणिकाओं से मिलकर बना होता है। रक्त कणिकाओं से मिलकर बना होता है। आई बात समझ में? तो किससे बना होता है? ये प्लाज्मा और रक्त कणिकाओं से मिलकर बना होता है। ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं। तो मैं इसमें आपको दो बिंदु और स्पष्ट कर देता हूं कि जो प्लाज्मा होती है हमारे रुधिर का 55% भाग बनाती है। कितने? 55 भाग? 55%। हमारे रुधिर का 55% भाग तो प्लाज्मा से मिलकर बना होता है और 45% जो भाग है वो रक्त कणिकाओं से मिलकर बना होता है। आई बात समझ में? यानी ध्यान देना, समझना कि हमारे शरीर में जो रक्त है और रक्त का जो रासायनिक संगठन है, अभी हम रासायनिक संगठन की वाली बात ये है कि रक्त जो होता है यह प्लाज्मा और रक्त कणिकाओं से मिलकर बना होता है। तो प्लाज्मा जो होती है ना, प्लाज्मा ये हमारे रुधिर का यानी 55% भाग बनाती है और जो रक्त कणिकाएं होती हैं ये 45% भाग बनाती हैं। कितना भाग बनाती हैं? 45% भाग क्या बनाती हैं? आई बात समझ? कौन? रक्त कणिकाएं। अब बात चल रही है इसमें ध्यान रखना कि प्लाज्मा जो होती है, समझना, प्लाज्मा जो होती है आंतों से अशोषित पोषक तत्वों को, प्लाज्मा आंतों से अशोषित जो पोषक तत्व होते हैं यानी जो आंतों के द्वारा, आप जानते हैं भोजन का जो पाचन होता है सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। कहाँ पर होता है? छोटी आंत में। ध्यान रखना, पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र में प्रमुख रूप से 7 अंग भाग लेते हैं। कितने अंग भाग लेते हैं? 7। मुख, ग्रसनी और अपनी क्या होती है? यानी मुख होता है, ग्रसनी होता है, अपनी ग्रास नली, ग्रस का बोल देते हैं, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय। ठीक है ना? तो ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, जो सर्वाधिक पाचन होता है, पाठ नंबर 2 में पढ़ेंगे, जब मानव तंत्र पढ़ाएंगे, पाचन तंत्र पूरा विस्तार है उसमें, तो तब आपको बताएंगे। आप फिलहाल तो इतना समझ लीजिए आप कि जो पाचन, सर्वाधिक पाचन और जो अवशोषण होता है वो छोटी आंत में होता है। कहाँ पर होता है? छोटी आंत में। और कोई भोजन छोटी आंत से पचने से रह भी जाए तो उसका पाचन कहाँ हो जाता है? बड़ी आंत में हो जाता है। आई बात समझ में? कहाँ पर हो जाता है? बड़ी आंत में। तो बात चल रही है यहाँ पर रक्त की, और रक्त में मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान देना कि प्लाज्मा आंतों से अशोषित पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने, यानी जो अशोषित जो पोषक तत्व होते हैं
आप जानते हैं भोजन, हम जीवित रहने के लिए क्या करते हैं, भोजन से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा। क्या मिलती है, ऊर्जा। आप जानते हैं प्रत्येक व्यक्ति भोजन करता है, और भोजन क्यों करता है, भोजन से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं हम। आई बात समझ में। और मैंने पाठ नंबर एक समझाया था, उसमें बताया भी था आपके लिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए 2400 किलो कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए 2100 किलो कैलोरी ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तियों को अधिक परिश्रम करना पड़ता है, इसलिए 2400 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और हमारे शरीर में जो कोशिका का शक्ति गृह वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। और ऊर्जा की मुद्रा क्या होती है, एटीपी। क्या होती है, एटीपी, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आई बात समझ। तो बात चल रही है कि जो आंत हैं हमारे शरीर में, यानी आंत में क्या होता है, भोजन का पाचन होता है, तो प्लाज्मा क्या करती है, प्लाज्मा आंतों से अशोषित पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने और विभिन्न अंगों से जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, हानिकारक जो पदार्थ होते हैं, उनको उत्सर्जी अंगों तक लाने का क्या करती हैं, कार्य करती हैं। आई बात समझ। उत्सर्जी अंगों तक लाने का क्या करती हैं, कार्य करती हैं। उत्सर्जी अंग हैं, यानी आप जानते हैं हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, वो क्या होते हैं, उत्सर्जी अंगों के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। आई बात है, जैसे मल के रूप में, चाहे मूत्र के रूप में, चाहे पसीने के रूप में, अपशिष्ट पदार्थ हैं जो उत्सर्जी, विभिन्न प्रकार के उत्सर्जी जो अंग होते हैं हमारे शरीर में, उनके द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। आई बात समझ। तो जो प्लाज्मा जो होती है, बात चल रही है प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा आंतों से अशोषित पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने, यानी जो पोषक तत्व हैं उनको शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती है। और विभिन्न अंगों से जो क्या बने, जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, यानी जो विभिन्न अंगों से जो हानिकारक पदार्थ बने, उनको उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाने का क्या करती है, कार्य करती है। आई बात समझ। एक तरह से परिवहन का कार्य करती है। किसका कार्य करती है, परिवहन का, आदान प्रदान का। आई बात समझ में। तो प्रश्न था प्रिय छात्र एवं छात्राओं की, रक्त क्या है, रक्त क्या है। तो ध्यान देना बोर्ड की तरफ कि रक्त क्या है। तो रक्त के बारे में मैंने बता दिया कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो गाढ़ा, चिपचिपा एवं लाल रंग का होता है और रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता रहता है। यह प्लाज्मा तथा रक्त कणिकाओं से मिलकर बना होता है। और जो प्लाज्मा होती है निर्जीव तरल माध्यम है प्रिय छात्र छात्राओं। और रक्त कणिकाएं जो हैं वो कैसी हैं, जीवित कोशिकाएं। कैसी हैं, जीवित कोशिकाएं। अब हैंड डाल लेना इसका कार्य। तो ध्यान देना बोर्ड तरफ, नोट करना प्रिय छात्र छात्राओं। तो कार्य, प्रश्न यही था कि रक्त क्या है, रुधिर क्या है, इसके प्रमुख कार्य लिखिए। तो मैंने रक्त के बारे में सामान्य जानकारी तो आपको दे दी, अब इसके कार्य में आपको बता रहा हूं, तो नोट करना, ध्यान देना बोर्ड की तरफ। तो देखिए प्रिय छात्र छात्राओं, नंबर 1 है O2। O2 क्या होता है, ऑक्सीजन। O2 व CO2। CO2 क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। O2 व CO2 का परिवहन करना। परिवहन का अर्थ होता है आदान प्रदान, यानी परिवहन करना। आई बात समझ में। आप जानते हैं कि हम ऑक्सीजन यानी श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं वातावरण से, वायुमंडल से, O2, और कौन सी गैस छोड़ते हैं, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। और इस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने में करते हैं। जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है ना, प्रकाश संश्लेषण की, तो वातावरण में जो CO2 होती है उसका उपयोग पेड़ पौधे करते हैं अपना भोजन बनाने के लिए। क्योंकि पेड़ पौधे कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं। कैसे होते हैं, स्वपोषी। स्वयं माने स्वयं, और पोषी माने पोषण करने वाले, जो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्वपोषी। जबकि मानव कैसा है, परपोषी है। कैसा है, परपोषी, जिसको हम विषमपोषी के नाम से भी जानते हैं। ये बातें आपने 9th क्लास में पढ़ी होंगी। आई बात समझ में। चलते हैं, तो देखिए प्रिय छात्र छात्राओं, कार्य चल रहे हैं। नंबर 1 O2 व CO2 का परिवहन करना। दूसरा है प्रिय छात्र एवं छात्राओं, खाद्य पदार्थ का परिवहन करना। किसका, खाद्य पदार्थ, जो अपने खाद्य पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थों का परिवहन करना। खाद्य पदार्थों का परिवहन करना, जो अपने खाद्य पदार्थ होते हैं ना, अभी जो मैंने बताया था आपके लिए
कि प्लाज्मा जो होती है आंतों से जो अशोषित पोषक तत्व होते हैं उनको शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का, और विभिन्न अंगों से जो हानिकारक पदार्थ हैं उनको उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाने का क्या करता है, कार्य करता है। तो वही बात आ गई ना कि जो अपने खाद्य पदार्थ हैं उनका क्या होता है, परिवहन यानी आदान प्रदान। नंबर दूसरी बात, नंबर तीसरा पॉइंट है कि शरीर का ताप नियत बनाए रखना, यानी ये रुधिर का ही कार्य है कि शरीर का ताप नियत। आप जानते हैं स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है प्रिय छात्राओं, 37 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे शरीर में जो रुधिर होता है ना, रुधिर जो होता है, रुधिर क्या करता है, शरीर का ताप नियत बनाए रखना। तो लिख लेना, शरीर का ताप नियत बनाए रखना यानी शरीर के तापमान को नियंत्रण करना। तो शरीर का ताप नियत बनाए रखना। तो ये कौन सा कार्य हो गया, तीसरा कार्य हो गया। आई बात समझ में, बनाए रखना। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है इसमें गौर देना, ठीक है ना, कि पीएच का नियमन करना। पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। पीएच 1909 में, यानी 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने इसका क्या किया था, आविष्कार किया था, या सबसे पहले 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच जो स्केल है, पीएच पैमाना है, उसका क्या किया था, निर्माण किया था। तो पीएच जो होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो आप जानते हैं, ध्यान देना, उसमें मैंने आपको बताया था पाठ नंबर 1 में भी हल्का सा समझाया था कि ये 0 से 14 तक का पैमाना होता है। तो 7 जो होता है किसी बिलियन की, जब पीएच 7 होती है तो उदासीन होता है, 7 से कम होती है तो अम्लीय होता है, 7 से और 14 की मध्य में होती है तो क्षारीय होता है। तो ये हमारे शरीर का क्या करता है, पीएच नियंत्रण। क्या करता है, पीएच नियंत्रण। हमारे रुधिर की जो पीएच होती है ना प्रिय छात्राओं, वो 7.4 है। हमारे रुधिर की पीएच कितनी है प्रिय छात्राओं, 7.4। तो 7.4 कैसा हो गया, क्षारीय हो गया, इसलिए हल्का क्षारीय है। हमारा रुधिर कैसा होता है, हल्का क्षारीय होता है। आई बात समझ में, तो नोट कर लेना पॉइंट को, पीएच का नियमन करना, पीएच का नियमन करना। आई बात समझ में। अगला पॉइंट है 5वां, गौर देना, अगला पॉइंट ले लेना, विभिन्न रोगों की जांच में सहायक। कि रुधिर, आप जानते हैं ना, विभिन्न कोई प्रकार का हमारे शरीर में रोग हो जाता है तो रोग होने पर हम क्या होते हैं, रुधिर की क्या होती है, जांच होती है। तो विभिन्न रोगों की जांच में सहायक होता है कि नहीं होता है, रुधिर के द्वारा ही तो जांच होती है। तो विभिन्न रोगों की जांच में सहायक, विभिन्न रोगों की जांच में सहायक, विभिन्न रोगों की जांच में सहायक। और नंबर 6वां है प्रिय छात्राओं कि अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में। किसको, जो हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ बने हैं ना, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में। आई बात समझे, निकालने में। जो शरीर के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ बने हैं उनको शरीर से क्या करते हैं, बाहर निकालने में सहायता करता है। और एक बात और लिख लेना स्टार लगा के, वैसे मैंने आपको बता दी है कि रक्त वाहिनियों में प्रवाहित तो होता है। किसमें होता है, रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। तो रक्त वाहिनियाँ ऊपर ही बता दिया, रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता रहता है। तो रक्त वाहिनियाँ कौन कौन सी होती हैं, धमनी और सिरा। यानी रक्त वाहिनियों में, और रक्त वाहिनियाँ कौन कौन सी होती हैं, धमनी व सिरा। नोट कर लेना दोनों बातों को, धमनी व सिरा, ठीक है ना। रक्त वाहिनियों में धमनी व सिरा प्रवाहित होता है, रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। आई बात समझ में। तो ये प्रश्न था आपका, रक्त क्या है और रक्त के कार्य लिखिए। आई बात समझ में।
ये मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं, आगे इसमें बताया गया है कि जो प्लाज्मा जो होती है, आगे लिखा है आपकी बुक में कि प्लाज्मा जो होती है उसमें 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। जो अपनी प्लाज्मा होती है ना, उसमें 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। क्योंकि मैं अभी बता रहा था आपके लिए, ध्यान देना कि रक्त जो होता है ये प्लाज्मा, किससे? प्लाज्मा। अभी आप पढ़ रहे थे कि रक्त जो होता है यह प्लाज्मा और किससे? प्लाज्मा और किससे बना होता है? यानी रक्त जो होता है यह प्लाज्मा एवं रक्त कणिकाओं से, किससे? रक्त कणिकाओं से। तो जो प्लाज्मा कैसा बताया था मैंने? निर्जीव तरल माध्यम बताया था, और रक्त कणिकाएं कैसी बताई थी? जीवित माध्यम था। तो इनसे मिलकर बना होता है। तो जो रक्त कणिकाएं, एक आंकड़ा और मैंने दिया था अभी कि जो प्लाज्मा होती है ना, वो हमारे रक्त का कितना, यानी 55% भाग बनाती है। कितने परसेंट भाग बनाती है? 55। जबकि जो रक्त कणिकाएं होती हैं ना, वो हमारे शरीर रुधिर का 45% क्या बनाती हैं? भाग बनाती हैं। आई बात समझ? जिसका रासायनिक संगठन है ना, उसमें लगभग 45% वो क्या होता है? रक्त कणिकाएं होती हैं, और 55% क्या होती है? प्लाज्मा होती है। तो गौर देना, जो प्लाज्मा हैं, प्लाज्मा में 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। कितने पाई जाती हैं? 3। तो प्रश्न बनता है, प्रश्न को पहले नोट कर लो, तब मैं इसको पूरा विस्तार बताऊंगा आपको। तो प्रश्न लिखा देता हूं पहले। तो लिखिए प्रश्न कि प्लाज्मा में पाई जाने वाली, प्लाज्मा में पाई जाने वाली कणिकाओं के कार्य लिखिए। प्लाज्मा में पाई जाने वाली कणिकाओं के कार्य लिखिए। प्लाज्मा में पाई जाने वाली कणिकाओं के कार्य लिखिए। आई बात समझ में? ये आपका प्रश्न हो गया कि जो अपना आप बुक में अगला प्रश्न इसमें दे रखा है कि भाई प्लाज्मा में 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। कितने प्रकार पाई जाती हैं? 3 प्रकार की। तो उत्तर लिख के और नोट करना इस बात को कि प्लाज्मा में, किसमें? प्लाज्मा में 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। प्लाज्मा में 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। तो देखिए 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 होती है आरबीसी। कौन सी होती है? आरबीसी। नंबर दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी, और नंबर तीसरी होती हैं बिम्बाणु। कौन की होती हैं? बिम्बाणु, जिनको हम प्लेटलेट्स के नाम से भी जानते हैं। आरबीसी, आर से बनता है रेड, बी से बनता है ब्लड, और सी से बनता है सेल, यानी लाल रुधिर कणिकाएं। डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यू से बनता है वाइट माने होता है सफ़ेद या श्वेत, बी से ब्लड, सी से सेल। तो कौन सी हो गई? श्वेत रुधिर कणिकाएं। और तीसरी होती हैं बिम्बाणु, जिनको हम प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं। कितने प्रकार की हो गई? 3। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और नंबर तीसरी कौन सी हो गई? यानी बिम्बाणु, जिनको हम प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं। तो ध्यान देना, नंबर 1 हो गई लाल रक्त कणिकाएं। कौन सी हो गई फिर ये छात्राओं? लाल रक्त कणिकाएं। और लाल रक्त कणिकाओं को हम आरबीसी भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? आरबीसी। तो नोट कर लेना, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी। आर से रेड लाल, बी से ब्लड रक्त, और सी से सेल कणिकाएं, कोशिकाएं। आई बात समझ में? तो ये हमारे शरीर में क्या करती हैं? ये गैसों का परिवहन एवं विनिमय करती हैं। यानी गैसों का परिवहन या विनिमय करती हैं। विनिमय मतलब आदान प्रदान। विनिमय का मतलब क्या होता है? आदान प्रदान। तो नोट कर लेना इस बात को, गैसों का। और गैस कौन कौन सी होती हैं हमारे शरीर में? O2 और CO2, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। कौन सी गैस छोड़ते हैं? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये गैसों के आदान प्रदान में सहायता करता है, क्योंकि जो O2 और CO2 होती हैं ना, ये हमारे रुधिर में मिलकर शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचती हैं। और O2
तो शुद्ध रुधिर, जब O2 मिल जाती है ना रुधिर में तो वो शुद्ध हो जाता है, और CO2 मिल जाती है तो क्या हो जाता है, अशुद्ध। आई बात समझ, ये होता है शुद्ध अशुद्ध। बाकी और यानी अपसे पदार्थ मिल गए तो अशुद्ध हो गया, ऑक्सीजन मिल गई हृदय के द्वारा रिफाइनरी हो गई और O2 मिला दी फेफड़ों के द्वारा, तो वो कौन सा हो गया, शुद्ध रुधिर हो गया। आई बात समझ में। तो गैसों का क्या करता है, ध्यान देना, गैसों का परिवहन तथा विनिमय करता है, यानी गैसों का परिवहन तथा विनिमय करती हैं। आई बात समझ, यानी आरबीसी क्या करती हैं, गैसों का परिवहन तथा विनिमय करती हैं। नंबर 1 बात। दूसरी बात है, दूसरा इसका प्रकार है श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं, और श्वेत रक्त कणिकाएं कौन सी होती हैं, WBC वाइट ब्लड सेल, श्वेत रुधिर कणिकाएं। और फिर ये छात्राओं ध्यान देना, क्या करती हैं, शरीर में, यानी ये कणिकाएं शरीर की रोगाणु से रक्षा करती हैं, यानी ये कणिकाएं क्या करती हैं, ये कणिकाएं शरीर की रोगाणुओं से रक्षा करती हैं। ये कणिकाएं शरीर की रोगाणुओं से रक्षा करती हैं। आई बात समझ में, क्या करती हैं, रक्षा करती हैं। एक तरह से हमारे शरीर में सैनिक कणिकाओं का कार्य करती हैं, यानी WBC किसका कार्य करती हैं, सैनिक कणिकाओं का। किसका कार्य करती हैं, सैनिक कणिकाओं। जिस तरह सैनिक जो होते हैं वो देश की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, यानी जो सैनिक होते हैं वो देश की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। उसी तरह हमारे शरीर में जो WBC होती हैं हमारे शरीर में क्या करती हैं, रोगाणुओं से रक्षा करती हैं, यानी हमारे शरीर की प्रतिरक्षा को बनाए रखने का कार्य करती हैं। कौन, WBC। तो ये कणिकाएं शरीर की रोगाणुओं से रक्षा करती हैं, WBC, यानी एक तरह सैनिक कणिकाएं हैं। इनका दूसरा नाम क्या है, WBC को क्या कहते हैं हम, सैनिक कणिकाएं भी कह देते हैं। आई बात समझ, सैनिक कणिकाएं, यानी एक तरह रोगाणु से रक्षा। जिस तरह सैनिक देश की रक्षा करते हैं तो एक कैंसी है, दूसरा नाम क्या है, इनको सैनिक कणिकाएं भी कह देते हैं, WBC, क्योंकि ये हमारे कणिकाएं शरीर की रोगाणु से क्या करती हैं, रक्षा करती हैं। नंबर 3 चलते हैं प्रिय छात्राओं। तीसरा प्रकार है बिंबाणु। कौन सा है, बिंबाणु। और बिंबाणु का दूसरा नाम है प्लेटलेट्स। कौन सा है, प्लेट, क्योंकि इनकी संरचना प्लेट जैसी होती है। कैसी होती है, प्लेट, इसलिए इनको प्लेटलेट्स कह देते हैं। आई बात समझ में। तो देखिए क्या होती हैं, प्लेटलेट्स क्या करती हैं, रक्त वाहिनियों की क्या करती हैं, रक्षा करती हैं, यानी यह रक्त वाहिनियों की रक्षा करती हैं और रक्त स्राव को रोकने में सहायता करती हैं। तो लिख लेना इस बात को, रक्त वाहिनियों की रक्षा। जो रक्त वाहिनी कौन कौन सी होती हैं, धमनी और सिरा। तो रक्त वाहिनियों की रक्षा, रक्त वाहिनियों क्या करती हैं, रक्षा करती हैं, तथा रक्त स्राव को रोकने का कार्य करती हैं। रक्त स्राव को रोकने का कार्य करती हैं। इसको ऐसे समझो प्रिय छात्र छात्राओं, रक्त स्राव को रोकने का कार्य करती हैं कि जब हमारे शरीर में कहीं चोट लग जाती है या कहीं खरोंच लग जाती है तो आपने देखा होगा कि हमारे शरीर में से रुधिर बहना प्रारंभ हो जाता है। रुधिर बहना प्रारंभ हो जाता है और आपने देखा होगा 2-3 मिनट के बाद रुधिर बहना क्या हो जाता है, बंद भी हो जाता है। अगर हल्की चोट है तो, हल्की चोट जब शरीर में कहीं लगी, खरोंच लगी है, तो 2-3 मिनट के बाद ऑटोमेटिक क्या होता है, रुधिर बहना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। आई बात समझ, क्यों? क्योंकि हमारे रुधिर में क्या होता है, फाइब्रिनोजन नामक एक वर्णक पाया जाता है। फाइब्रिनोजन नामक एक वर्णक पाया जाता है जो रुधिर का क्या बनाता है, थक्का बनाता है। रुधिर का क्या बनाता है, थक्का बनाता है। माना उदाहरण के लिए कहीं खरोंच लग गई तो आप देखते हैं 1-2 मिनट बाद रुधिर क्या हो जाता है, बहना रुक जाता है। रुधिर का यानी जो बहता है वो रुक जाता है। क्यों? हमारे रुधिर में क्या होता है, फाइब्रिनोजन नामक वर्णक होता है जो रुधिर का क्या बनाता है, थक्का बनाता है, यानी रुधिर को रोकने का कार्य करता है। तो इसमें जो सहायता करती हैं, बिंबाणु करती हैं, प्लेटलेट्स करती हैं, यानी रक्त वाहिनियों की रक्षा तो करती हैं, धमनी और सिराओं की, साथ ही साथ जो रक्त स्राव को रोकने का भी क्या करती हैं, कार्य करती हैं। क्योंकि इनमें यानी फाइब्रिनोजन नामक वर्णक पाया जाता है। फाइब्रिनोजन
नामक वर्णक पाया जाता है। और 5 विब्रोजन नामक जो वर्णक है ये रुधिर का स्राव जो होता है उसको रोकने का कार्य करता है, रुधिर का थक्का बनाने का कार्य करता है। तो प्रश्न था कि प्लाज्मा में पाई जाने वाली रक्त कणिकाएं कितनी हैं? 3, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और बिंबाणु। आरबीसी क्या कार्य कर रही हैं? गैसों का परिवहन एवं विनिमय कर रही हैं। श्वेत रुधिर कणिकाएं डब्ल्यूसी क्या हैं? ये सैनिक कणिकाएं। और तीसरी है बिंबाणु प्लेटलेट जो रक्त एवं रक्तस्राव को रोकने का कार्य करती हैं। आई बात समझ में? तो ये था आपका प्रिय छात्र छात्रा रक्त। और अगला टॉपिक है इसमें रक्त समूह, यानी रक्त के कितने समूह होते हैं, कितने ग्रुप होते हैं, तो इनके बारे में नेक्स्ट अगली क्लास में आपको बताएंगे, तो इनको नोट करना। इसके अलावा प्रिय छात्र छात्राओं कि जितना इस पार्ट में, क्योंकि मैंने बताया था इस पार्ट में से एक एक नंबर के 3 प्रश्न आते हैं, तो इसलिए इनको ध्यान से एक एक टॉपिक को समझो, क्योंकि एक एक नंबर 3 प्रश्न आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। और इसके अलावा ये महत्वपूर्ण सूचना प्रिय छात्र छात्राओं कि विद्या देवी यानी विद्या देवी उच्च माध्यमिक विद्यालय खिल्ली BDS, जिसके चैनल को आप देख रहे हैं, जिसके चैनल पर आप प्रतिदिन वीडियो देख रहे हैं, तो इस चैनल को आप अधिक से अधिक लाइक किया करो। 3 वीडियो डाल रहे हैं हम प्रतिदिन, साइंस की, इंग्लिश की और मैथ की। आई भाषा में चैनल को लाइक किया करो, अधिक से अधिक इसको शेयर किया करो और जितने भी मित्र हैं उनको भी इसके बारे में अवगत कराओ। साथ ही 9 से 12वीं तक, बहुत महत्वपूर्ण सूचना, ध्यान समझना 2 मिनट, कि 9 से 12वीं तक के प्रवेश प्रारंभ हैं, यानी प्रवेश चल रहे हैं 9 से 12वीं तक। तो जिनके भाई बहन 9 से 12वीं तक के अन्य किसी विद्यालय में पढ़े हैं तो वो यहाँ पर अपना प्रवेश कराएं। साथ ही जो बच्चे साइंस लेना चाहते हैं, 10वीं जिन्होंने पास की अच्छे नंबरों से, और जो मैथ साइंस या बायो साइंस लेना चाहते हैं, तो उनके प्रवेश प्रारंभ में वो अपना विद्यालय में आकर अपना प्रवेश सुनिश्चित कराएं। तो देखिए प्रिय छात्र छात्राओं, जितने भी अगर आपके बड़े भाई बहन हैं जिन्होंने किसी अन्य विद्यालय से 10वीं पास की है और वो अगर साइंस लेना चाहते हैं या मैथ साइंस लेना चाहते हैं या बायो साइंस लेना चाहते हैं, तो किसी भी कार्य दिवस में आकर विद्यालय 8 बजे से 4 बजे तक आकर ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। आई बात समझ में? और जितने भी छात्र वीडियो देख रहे हैं वो अधिक से अधिक लाइक किया करो, शेयर किया करो और चैनल को अधिक से अधिक लाइक किया करो। और इसके अलावा 9 से 12वीं तक अपने प्रवेश प्रारंभ हैं। तो 9th में जो बच्चे 9th में आपके छोटे भाई बहन हैं जो किसी विद्यालय से 8वीं पास करके आएँ, वो 9th में प्रवेश अपना सुनिश्चित कराएं, क्योंकि साइंस में नंबर 1 विद्यालय, पहला, दूसरा, तीसरा स्थान साइंस में खिल्ली परिक्षेत्र में BDS यानी विद्या देवी स्कूल ने प्राप्त किया। इसलिए 11वीं में जो साइंस लेना चाहते हैं वो अपना प्रवेश सुनिश्चित कराएं, प्रवेश प्रारंभ में। और इसके अलावा 10वीं में जो बच्चे और किसी विद्यालय में पढ़ रहे हैं और वहाँ की अव्यवस्थाओं से वो क्या हैं, सेटिस्फाइड नहीं, व्यवस्थाएं वहाँ अव्यवस्थाएं अधिक या व्यवस्थाओं से सेटिस्फाइड नहीं है, वो भी यहाँ पर अपना प्रवेश सुनिश्चित करा सकते हैं। थैंक्स, ओके, धन्यवाद।